बीमा कराते हैं और इसका भविष्य कैसा है? देखिए, भारत में अभी जो पेनिट्रेशन ऑफ इंश्योरेंस है वो बहुत कम है। कोई ऐसी भगवान न करे ऐसी कोई दुर्घटना हो जाए कि जो सोर्स ऑफ इनकम था वो ड्रॉप हो गया, तो अब उस परिवार को 1 लाख रुपए तो चाहिए, चूंकि उसके सारे खर्चे, उसके लोन, बच्चों के जो भी उसके घर के खर्चे होंगे उसके हिसाब से चल रहे होंगे। अब 1 लाख रुपए महीने उसको देने वाला कौन होगा? केवल अपना इंश्योरेंस यदि होगा तो। अब भारत में पहले भारतीय जीवन बीमा निगम और अन्य जनरल इंश्योरेंस कुछ 1-2 कंपनियां थी, तो उस समय और अब जबकि कई प्राइवेट कंपनियां इसमें आ चुकी हैं, कोई मल्टीनेशनल कंपनियां भी इसमें आ चुकी हैं, तो इसके बाद भी और ये भारत की लिटरेसी भी बढ़ी है। ऐसा नहीं भारत की लिटरेसी में फिर भी इतना कम क्यों है? सर, शून्य से आगे बढ़ रहे हैं भाई। हमने कहा कि 17% का ग्रोथ है, लेकिन बड़ा देर हो रहा है ना, मतलब 17% का ग्रोथ है तो कितने में 17%? यदि मान लीजिए कि पहले 100 होता फिर 17 बढ़ता, तो पहले से 2 है और 2 में 17% बढ़ाएंगे तो 0.3 ही तो बढ़ेगा ना। तो ग्रोथ तो हो रहा है। 17% का प्रीमियम कलेक्शन का ग्रोथ बढ़िया ग्रोथ है, लेकिन जो उसका पॉलिसी होल्डर का जो बेस है वो कितना बढ़ रहा है? पॉलिसी होल्डर का बेस बढ़ना जरूरी है और मतलब अधिक से अधिक लोगों को इंश्योरेंस के अम्ब्रेला में लाना होगा। सरकार, देखिए भारत का मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है। इंश्योरेंस सेक्टर में भारत सरकार ने 100% एफडीआई अलाउ कर रखा है, लेकिन जो एफडीआई अलाउ करने के बाद कोई फॉरेन कंपनी यहाँ जो आएगी, जो इंश्योरेंस कंपनीज आएंगी, वो प्रॉफिट के लिए आएंगे। उनका मोटिव हमारी राष्ट्र सेवा वो हो सकता है सेकेंडरी हो। पहला तो ये कि भारत का एक बहुत बड़ा इंश्योरेंस का मार्केट है, उसमें जाना है, वहाँ अपना काम करना है और प्रॉफिट कमाना है। तो प्रॉफिट कमाने के एंगल, उनका प्रॉफिट निश्चित रूप से जो जिसके इंश्योरेंस कर रहे हैं उसका प्रॉफिट हो जरूरी नहीं है, क्योंकि ये दोनों लगभग एक दूसरे के विरोधी होंगे। लेकिन एक नैतिक जिम्मेदारी जरूर है इंश्योरेंस से जुड़े हुए लोगों का, या जो भी थोड़े जानकार लोग हैं, कि जनता को एक्चुअली इंश्योरेंस के महत्व को समझाएं, वो क्या है, और उसके लिए सुटेबल, एप्रोप्रिएट और सुटेबल प्रोडक्ट उसको उपलब्ध कराएं। ये उसकी जिम्मेदारी है। ये मतलब दूसरे लोगों की नहीं है। हर तरह के प्रोडक्ट बनाए, लेकिन एक बेसिक इंश्योरेंस प्रोडक्ट सबके पास होना चाहिए। तो हमारे देश में जो मैं कहता हूं कि देश को जो विकसित बनाना है 2047 तक, भारत सरकार का जो परिकल्पना है, उसको साकार करने के लिए इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन को बढ़ाना हो। एक बात ये हमको अच्छी लगी कि जो कंपनियां हैं वो प्रॉफिट कमाना चाहती जी। लाइफ इंश्योरेंस में भारत में चाहे कहीं किसी भी देश में अपने लाइफ को बचाने के लिए कंपनियां नहीं, खुद लोग प्रयास करते हैं। अच्छा खाना खाना, टहलना, घूमना, योगा करना, तो निश्चित रूप से उनको मतलब रेयर कोई होगा जो डेथ कर जाता होगा, लेकिन मैक्सिमम लोग अपने स्वास्थ्य को एकदम ठीक ठाक रखते हैं इंश्योरेंस होने के बाद भी। तो इससे तो इंश्योरेंस कंपनियों को ज़्यादा फायदा होता है, उसमें कोई दो राय नहीं। इसीलिए विदेशी कंपनियां इस क्षेत्र को खुलवाना चाहती थी कि हम बीमा, ये लाइफ इंश्योरेंस के क्षेत्र में हमारा मतलब यहाँ पर अपना बिजनेस शुरू हो। अगर ये थोड़ा अपना प्रॉफिट कम कर दे तो क्या बढ़ सकता है ग्राहकता? बिल्कुल बढ़ेगा। इंश्योरेंस कंपनी जो भी उनकी जगह पर हम हो, व्यापार ही कर रहे हो, तो वो चाहेंगे ना कि हमको प्रीमियम ज्यादा मिले, हमारा क्लेम सेटलमेंट कम करना पड़े। कोई भी चाहेगा, इसमें कोई मतलब अनुचित भी नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी जब भी कोई आप इंश्योरेंस लेने जाते हैं, बेसिक इंश्योरेंस के बाद, बेसिक अमाउंट के बाद, वो भी आपके मेडिकल कराते हैं। कोई एग्जिस्टिंग डिजीज तो नहीं है। आप यदि कोई जो अल्कोहलिक है, जो स्मोकर है, जो और भी कुछ यदि इस तरह की चीजों को लेता है, तो उनके प्रीमियम का रेट कुछ बढ़ जाता है। वो भी मतलब चूंकि वो पॉसिबिलिटी है रिस्क को एग्रीवेट करने के लिए, तो वो अपनी ओर से तो पूरी तैयारी करते हैं। हमारा मुख्य कंसर्न आज के इस कार्यक्रम के को है, और हमारा जो मैसेज पहुंचाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि इंश्योरेंस को एज एन इंश्योरेंस हम समझें। और हम समझने से मेरा मतलब है कि जो जानकार लोग हैं वो समझें, और
पहला पॉलिसी किसी को दें जो प्योर इंश्योरेंस का पॉलिसी हो, वो समझ ले कि भाई कम पैसे में उसको इतना इंश्योरेंस मिल रहा है, तो ज्यादातर लोग उसके लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन यदि पहले ही में हम उसको एक अनअफोर्डेबल, एक ज्यादा बड़ा अमाउंट कुछ ऐसा बताते हैं, सोचता है अरे यार इतना पैसा तो ऐसे तो ऐसे, तो फिर पता चला कि इंश्योरेंस के प्रति एक डिटेस्ट सा पैदा होने लगता है। जैसे मैंने कहा ना, बहुत से लोगों के पास जाते थे, हम लोगों ने सुना है अपने कानों, पॉलिसी करा लीजिए, क्या हम यार हम तो इनकम टैक्स देते नहीं, हमको क्या जरूरत है बीमा कराने की, ऐसा कहते हुए लोगों को सुना है, हमने सुना है, पढ़े लिखे लोगों को सुना है। तो ये उनकी गलती नहीं है, ऐसा समाज में परसेप्शन, ऐसा नैरेटिव प्रिवेल कर रहा था जिसके आवरण में वो उस आवरण से बाहर नहीं निकल पाए। तो हमको पहले उस नैरेटिव को हटाना है। उस नैरेटिव को हटाने के बाद एक इंश्योरेंस के प्रति ट्रू अवेयरनेस क्रिएट करना है, और एक प्योर इंश्योरेंस का प्रोडक्ट मैं कहता हूं भारत के हर एडल्ट के पास होना चाहिए। कितने अमाउंट का हो वो डिसाइड करे, उसके फैमिली के रिक्वायरमेंट और उसके पैसा बचाने की या प्रीमियम देने की क्षमता पर निर्भर करे, लेकिन हर एडल्ट के पास एक ट्रू लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए। जिस दिन होगा उस दिन हमारा देश काफी सुरक्षित होगा और काफी निश्चिंतता के साथ लोग विकास के काम करेंगे। उस पर ध्यान दें। बीमा सेक्टर में सरकार और नियामक संस्था जो है, जो मॉनिटरिंग करती है, उसकी क्या भूमिका है? कि नियामक संस्था और सरकार की भूमिका तो बहुत महत्वपूर्ण है जी, क्योंकि जहां कहीं भी इंश्योरेंस का हो, चाहे कोई भी फाइनेंशियल हो, जहां कहीं भी सरकार का रोल आता है, जो पब्लिक के पैसे को कोई ले रहा है, उससे कोई काम कर रहा है, वहां पर सरकार का रोल है, क्योंकि सरकार का मुख्य काम ही है अपनी जनता के हितों की रक्षा करना। तो हमारा पैसा लेकर के यदि कोई भी व्यापार कर रहा है तो उस पर सरकार का नियंत्रण की मॉनिटरिंग होनी चाहिए। तो सरकार तो अपनी ओर से बहुत कर रही है। बीमा क्षेत्र मजबूत हो, इसके लिए सरकार ने माइक्रो लेवल पर एफडीआई को 100% अलाउ कर दिया। माइक्रो लेवल पर आइए तो जैसे अभी सरकार ने कहा कि हम हेल्थ इंश्योरेंस आयुष्मान कार्ड सभी को दे दो, गरीबों को, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले हर परिवार को आयुष्मान कार्ड दे दो। अभी शायद हो गया कि 70 साल की उम्र जिनकी हो गई हो सबको आयुष्मान कार्ड दे दो। तो एक तरह से कहा जाए इंश्योरेंस का अम्ब्रेला तो बढ़ाया जा रहा है। उसी तरह किसानों के लिए क्रॉप लोन एक तरह से कहा जाए बहुत जरूरी है, सरकार उसमें भी काफी सब्सिडाइज रेट पर क्रॉप का इंश्योरेंस कराती है। तो सरकार अपनी ओर से एक ये इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पर होगा, और दूसरे पार्ट पर यह है कि इंश्योरेंस कंपनी द्वारा जो प्लेयर्स हैं उसमें एटलीस्ट मिस सेलिंग ना करें, प्रोडक्ट्स की जो प्राइसिंग हो वो रिजनेबल हो। प्रोडक्ट्स ये तो नियामक को देखना चाहिए। हाँ, जो प्राइसिंग तय कर रहे हैं, जैसे बैंकों में रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करने के लिए निश्चित रूप से सरकार को भी जो प्राइसिंग है प्रीमियम पॉलिसीज की, उस पर उनको जरूर ध्यान देना चाहिए, नंबर 1। और क्लेम सेटलमेंट की जहां तक बारी आती है, उसमें निश्चित रूप से बहुत पारदर्शिता और त्वरित होना चाहिए, ताकि इंश्योरेंस के प्रति लोगों के मन में एक क्या कहते हैं आदर के भाव पैदा हो। अमूमन कई बार हम लोग यहाँ ये भी देखते हैं कि इंश्योरेंस तो था, कोई दुर्घटना हो गई, अब इंश्योरेंस को क्लेम सेटल होने के लिए काफी लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। हालांकि उसमें भी काफी सरकार ने काफी हद तक सुधार भी किया है, लेकिन इंश्योरेंस यदि है तो उसका क्लेम सेटलमेंट विथ मिनिमम फॉर्मेलिटी जो हो सकती है, जो भी देर होने के कारण लोग नहीं इससे भागते हैं। हाँ, तो वो जितना त्वरित हो सके उसके लिए जो जो चाहिए डॉक्यूमेंट सरकार इंश्योरेंस करने वाले कंपनी को एट द टाइम ऑफ सेलिंग द पॉलिसी उसी समय आप एक्वायर करिए। भाई आपको इंश्योरेंस में पहला क्या होगा, नॉमिनी का चाहिए, नॉमिनेशन उसमें कराते हैं, तो नॉमिनी से जो क्लेम चाहिए, जो जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए एट द टाइम ऑफ हिज और हर क्लेम, आप वो डॉक्यूमेंट पहले उससे लीजिए ना, उसी समय लेके जो केवाईसी वेरिफिकेशन जो जो करने का हो आप उस समय किए रखिए, ताकि जब उसके साथ दुर्घटना हो जाए तो एक तो ऐसे ही वो व्यक्ति मानसिक रूप से थोड़ा उस समय अनस्टेबल सा होता है, व्यथित होता है, इमोशनली व्यथित होता है। अब उस समय जब उससे फॉर्मेलिटीज के लिए उसको कई चक्कर लगाने पड़ते हैं तो उसके मन में उसकी जो व्यथा है ना और बढ़ जाती है, और इंश्योरेंस के प्रति उसका जो एक आस्था है वो और कमजोर होता है। जितने लोग उसको देखते हैं कहते हैं यार बहुत
मतलब अच्छी राय नहीं बनाते हैं। तो जो जो फॉर्मेलिटी चाहिए, जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए, आप डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ सेलिंग द प्रपोजल ही आप ले लीजिए ना, ताकि उस समय जब क्लेम आए तब उसको ज्यादा इधर उधर भागदौड़ करने की जरूरत नहीं पड़े। आप उससे पूछ लीजिए, बैंक डिटेल भी ले लीजिए उसका। आप खाली उस समय ये पूछ लीजिए कि आपका बैंक डिटेल बदला तो नहीं है, आपने जो बैंक डिटेल बताया था बैंक में अकाउंट आपका चल रहा है ना, हाँ ठीक, कल आपके खाते में पैसा जाएगा। मतलब जो भी फॉर्मेलिटी करनी हो, जितना एट द टाइम ऑफ सेलिंग द प्रपोजल यदि ले लिया जाएगा तो उस समय क्लेम सेटलमेंट के समय स्थिति और थोड़ी अच्छी रहेगी। तो सरकार की ओर पर, जो नियामक की ओर से, इन दो चीजों को, ट्रांसपेरेंसी, कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्ट्स की जो प्राइसिंग है वो, और जो मिस सेलिंग एटलीस्ट, चूंकि बहुत बड़ा हर्डल मिस सेलिंग है, और मिस सेलिंग कुछ इस तरह से होने लगा है कि अभी आपने कुछ ही दिन पहले एक हम लोगों ने भी पॉडकास्ट किया था जिसमें कि रिजर्व बैंक और भारत सरकार ने मिस सेलिंग को लेकर के काफी बड़ी चिंता जाहिर की थी। तो उस चीज को रोकना तो सरकार के, मतलब रेगुलेटर के हाथ में, चाहे वो सरकारी बीमा कंपनियां हो चाहे गैर सरकारी बीमा कंपनियां हो, जिस क्षेत्र में काम कर रही हैं उनको सरकारी दिशा निर्देश का पालन करना उनकी बाध्यता है। तो प्राइसिंग, ट्रांसपेरेंसी, और जो प्रॉपर, मतलब प्रोडक्ट्स कोई खराब नहीं है, प्रोडक्ट्स को हम लोग इनअप्रोप्रिएट नहीं कहेंगे, सही प्रोडक्ट सही आदमी के हाथ में जाए तो बहुत बढ़िया। यदि कोई भी प्रोडक्ट गलत इनअप्रोप्रिएट पर्सन के हाथ में गया तो वो मिस सेलिंग में चला जाएगा। तो ये बताइए कि भारत में जो बीमा ग्राहता है, जो ज्यादा से ज्यादा लोग बीमा कराए, उसके लिए क्या आपका सुझाव है? लोगों को मैं तो कहता हूं स्कूल लेवल पर, स्कूल के करिकुलम में ये, मतलब सरकार यदि चाहे तो, हमारी बात यदि वहां तक पहुंच सकती हो तो स्कूल के करिकुलम में, चाहे जो भी पढ़ाना हो, साइंस पढ़े बच्चे, आर्ट पढ़े, कॉमर्स पढ़े, जो भी पढ़े, स्कूल के करिकुलम में फाइनेंशियल लिटरेसी का इनकॉर्पोरेट किया जाए। बच्चों को शुरू से ही वित्तीय साक्षरता के बारे में कुछ उनको बताया जाए। स्कूल वाले, कॉलेज वाले चाहे अपने यहाँ एनुअल मीटिंग या जब भी कुछ उनके यहाँ कोई गैदरिंग होती है पेरेंट्स की, टीचर्स की, स्टूडेंट्स की, उसमें किसी वित्तीय संस्था के जो प्रोफेशनल्स हैं उनको बुलाएं, वित्तीय संस्थाओं के प्रोफेशनल्स को उनको बुलाएं, उनसे कुछ मतलब टिप्स दिलवाएं लोगों को, चूंकि वो उसके बारे में बेहतर जानते हैं, लोगों में जागरूकता पैदा करें। तो ये शुरुआत से जब बच्चों में जागरूकता की, मतलब इसके सीड हम लोग करेंगे तो निश्चित रूप से आगे चल करके उनको वो सीड जब पेड़ के रूप में आगे आएगा तो वो थोड़ा बेहतर जज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जरूरी है कि लोगों में साक्षरता, वित्तीय मामले में उनकी साक्षरता बढ़ाई जाए और उनको इसके मामले में अवेयर किया जाए। और बाकी की बात रही इनकम बढ़ाना, हर जगह यदि लोगों के पास, फिर वही आर्थिक बातें आएंगी, यदि लोगों के पास इनकम है तो लोग उसकी ओर जाएंगे, इनकम है और जागरूकता है, दोनों का कॉम्बिनेशन है तो इंश्योरेंस की ओर जाएंगे। बीमा कंपनियों को क्या करना चाहिए? बीमा कंपनी को पूरी ईमानदारी से पहला श्योर प्योर इंश्योरेंस प्रोडक्ट जरूर बेचना चाहिए, जरूर बेचना चाहिए। प्रॉफिट कमाए लेकिन थोड़ा जो मतलब नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द अदर्स। पहले तो आप इंश्योरेंस प्रीमियम बेचिए, जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट है वो बेचिए, उसके बाद और भी जो प्रोडक्ट हैं जिनको सूट करता है, जो निवेश को भी ध्यान में रखते हैं, जैसे बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हर व्यक्ति के लिए नहीं बने हैं, लेकिन एक कोर इंश्योरेंस का जो प्रोडक्ट है वो सबके ऊपर लागू होता है। इंश्योरेंस सबको चाहिए, जो प्योर इंश्योरेंस है वो सबको दीजिए। उसके बाद वाला जो प्रोडक्ट है अपने जिसको जैसी सुटेबिलिटी जिसको लगती है, अब जैसे हम उदाहरण के लिए लाइफ इंश्योरेंस में वय वंदन योजना आती है तो वो सीनियर सिटीजन्स के लिए है, तो सीनियर सिटीजन्स को वय वंदन योजना दीजिए। तमाम तरह के ऐसे जो उनका इंडोमेंट प्रोडक्ट्स हैं, मनी बैकअप प्रोडक्ट है, जो कुछ वो क्या इक्विटी लिंक्ड प्रोडक्ट्स हैं। अब उसके आगे जिसकी जैसी रुचि है, जिसकी जैसी क्षमता है वो दीजिए उसको, लेकिन एक प्रोडक्ट प्योर इंश्योरेंस का जरूर दीजिए। ये मेरा एक सवाल मेरे दिमाग में आया है ये कि जब लोग बड़े होते हैं, बीमार पड़ने लगते हैं, तब जाकर इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं। क्यों ना ये मतलब चाइल्डहुड से, मतलब बचपन से अगर इंश्योरेंस के लिए ज़्यादा जोर दिया जाए
तो ये आगे चल के लोग अपना इंश्योरेंस के बारे में जान भी जाएंगे और अपना करेंगे भी। बिल्कुल वही बात जो अभी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि इवन स्कूल के करिकुलम में शामिल करें। एक जनरल सी बात है कि जो भी बीमा कम एज में लिया जाता है उसका प्रीमियम कम होता है। तो जो भी आज हम मतलब एक सर्टेन एज के बाद तो इंश्योरेंस कंपनी बीमा देती भी नहीं है, लेकिन कोई एक मान लीजिए सपोज 10 लाख का बीमा एक 30 साल का आदमी ले रहा है और वही 10 लाख का बीमा 50 साल का आदमी ले रहा है एक ही डेट पर, तो दोनों के प्रीमियम में बहुत बड़ा फर्क हो गया। तो जितना अर्ली एज में बीमा लिया जाए उतना प्रीमियम कम होता है बाद में। तो और लास्ट एज में कोई बीमारी हो जाए तो फिर तो बीमा मिलना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अर्ली एज में उसको है। और इंडिया में अभी भी अवेयरनेस की कमी है, जैसा मैं शुरू से कई बार बोल चुका हूं। इंडिया में अभी भी जो बीमा है वो महंगा है। बीमा महंगा इसलिए है कि बीमा को क्या बताएं, बीमा की तरह नहीं बेचा जाता है, बीमा को किसी और की तरह बेचा जाता है। और जो बीमा कंपनियों के अपने जो इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट है वो अपनी जगह पर जो है सो है ही है। मिस सेलिंग एक बहुत बड़ी बात है। हम तो कभी कभी बोलते हैं, हालांकि ये थोड़ी मेरे बोलने में अतिशयोक्ति होती है कि मिस सेलिंग के बिना भारत में बीमा का काम ही नहीं चलता। जी मिस सेलिंग ये देखा जाता है। हम किसी को मतलब एलिगेट करने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन मिस सेलिंग बीमा बेचने का एक कहा जाए तो अभिन्न अंग है, उसके बिना बात होती नहीं। क्योंकि बीमा के जो बिजनेस है अपने यहाँ वो वॉक इन बिजनेस नहीं है। एजेंट्स के थ्रू जो अपना जो भी कंपनी जो है अपना जो उनका सेल्स टीम है उसी के थ्रू बीमा को प्रोक्योर करते हैं। और थोड़ा सा ये महंगा है, अवेयरनेस की कमी है। अदरवाइज कोई बुरा नहीं है, इंश्योरेंस तो होना ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी स्टूडियो में आने के लिए और इतनी अच्छी चीजें शेयर करने के लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।